जूनागढ़ में चंद्रगुप्त नाम के एक राजा राज करते थे। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बहादुर थे, लेकिन उन चारों बेटों में से मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर थे। मदन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वो भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वो अपने सामने किसी दूसरी स्त्री को कुछ भी नहीं समझती थी। हर काम में वो होशियार थी। गाना भी उसे खूब आता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने मदन सेन को उसकी किसी गलती पर नाराज होकर देश निकाला दे दिया। राजा का ये हुक्म सुनकर मदन सिंह बहुत चिंतित हो गए और अपने महल में आ गए। मदन सिंह को उदास देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोले, हे प्राणेश्वरी, तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं है। आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। ये सुनते ही चंद्रप्रभा घस खाकर नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर मदन सेन के होश उड़ गए। वो सोचने लगे, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को ये सब कुछ बता दिया। दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे प्राणेश्वर, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि प्रदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली, इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने अपनी पत्नी को समझाने वाले अंदाज में कहा, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे वे सब आपके साथ रहते खुशी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं भी आपके साथ ही चलूं। चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मदन सेन ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं इसको तड़पता हुआ छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही होगा कि मैं इसे भी साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन सेन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की ये बात सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन सेन शहर से निकल पड़े। एक जंगल में पहुंच गए। जब वे चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। मदन की आंखें खुली तो रानी को तड़पते हुए देखकर और सांप को जाते देखकर मदन बेचैन हो गया। कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। रानी को मृत देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं अब जीकर क्या करूँगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में ये विचार आते ही वो रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वो रो रो कर कहता जा रहा था, रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी जंगल में भगवान महादेव और पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए हुए थे। माता पार्वती ने जब मदन सेन के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदार स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांपता है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। पार्वती जी की बातें सुनकर महादेव ने कहा,
हे प्रिय, मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं ले आ रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे। इस पर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आपको जरूर दूर करना होगा। पार्वती की बात सुनकर शिवजी पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए जहां मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुमको क्या दुख है? मदन सेन ने दुखी स्वर में कहा, आप मेरा दुख क्या जाने, मुझसे अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन की ये बातें सुनकर शिव जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम हमसे अपना हाल कह सकते हो। तब मदन सेन ने कहा, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियाँ एकत्र कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूं। मदन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर महादेव ने कहा, हे राजकुमार, तुम बहुत मूर्ख हो। ये तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन ये शरीर सबको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तुम ये भी जानते हो कि इस संसार में कोई किसी के साथ न आया है, न ही किसी के साथ जाएगा। तुम बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करते हो। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हें बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसीलिए तुम मेरा कहना मानो और इस विचार को त्याग दो। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा वो सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसीलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन के विचार सुनकर महादेव ने जान लिया कि ये अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब वे मदन से बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी के जीवित होने का एक उपाय है। इस रानी की आयु 20 वर्ष थी, सो इसने भोग ली, और तुम्हारी 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। अब तुम्हारी उम्र 40 वर्ष अभी और बाकी है। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। महादेव की ये बात सुनकर मदन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है। अब महादेव ने मदन के हाथ में पानी देकर उससे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से पूर्व मदन से कहा, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता न हो तो ये संकल्प वापस भी ले सकते हो। जे हुए संकल्प वापस लोगे, रानी मर जाएगी, परंतु सावधान, रानी से ये बात मत कहना, किसी भी समय ये बात तुम्हारे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जल छिड़क कर महादेव पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मदन ने बातें छिपाते हुए कहा, तुम बहुत थकी मांदी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब वे दोनों फिर आगे चल दिए। बहुत दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहाँ एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। वे दोनों थके हारे थे। फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊं। ये सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पी आए। रानी का जवाब सुनकर मदन सेन डोली रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मदन सेन पानी पीने गया तो चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हुई। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर पर आशिक हो गई।
चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हो। फकीर ने कहा, आप भी यहाँ रहो और ऐश करो। फकीर साहब, आपके साथ रहने के लिए दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसीलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ। चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर ने सुझाव दिया। फकीर की ये बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लगी है, कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिला लाओ। मदन सेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब मदन सेन पानी लेने चला गया तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको मालूम नहीं था कि ये मेरे प्राण लेने चल रही है। स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य क्या चीज है। उसके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंस जाते हैं। जब मदन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास वापस आ गई। वो फकीर रानी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी न थी। वो सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वो फकीर लाखों रुपए का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़ी ही मौज मस्ती के साथ रहने लगी। रानी तो उधर फकीर के साथ ऐश कर रही थी, लेकिन जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था, देव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी वो मदन सेन के हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटका रहा और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ ये विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन ने उसका डोल पकड़ लिया। कुएं में कौन है? बंजारे ने चौंक कर पूछा। भाई, मैं हालातों का मारा एक इंसान हूँ, भगवान के लिए मुझे बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। मदन ने बंजारे से प्रार्थना किया। ये सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। मदन सेन ने कहा, मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो महादेव और पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे जीवित कर दिया। हम उस जंगल से आगे बढ़ चले। कुछ दिन बाद इस जंगल में पहुँचे। यहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने चला गया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला लाओ। ये कहकर वो भी मेरे साथ इस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोगवश एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वो मेरे हाथ आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप आए तो मैंने आवाज दी, जिसे सुनकर आपने मुझे वहां से निकाला। मदन सेन ने दुखी मन से सारा वृतांत उस बंजारे से कह दिया। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर
अफसोस करते हुए कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर खुद सती होए। ये कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान बड़ा दयालु है, वो सब भला करेगा। ये कहकर उसने मदन सेन से कहा, अगर चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ चल सकते हो। मदन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारे का लश्कर कुछ दिनों के बाद उसी शहर में आया जहाँ रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रहते थे। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताऊं। मदन सेन की बात सुनकर बंजारे ने कहा, आपकी जैसी मर्जी हो वो आप करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मदन सेन ने बंजारे से विदा लेकर शहर में आया और वह किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वो व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन से अपना कर्तव्य का निर्वहन करने लगा। उस व्यापारी ने मदन को बड़ा मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन था। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों और सेठ साहूकार को अपने यहाँ इस नृत्य का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया था। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफें सुन रखी थी। उसने अपने मन में ही सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुँचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वो अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमरी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ आ पहुँचा है। अब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि ये मारा जाए। फिर उसने अपने मन में एक उपाय सोचा, इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता कि एक तड़पती कड़कती रागिनी गाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा खुश हो जाए तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। ये बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचकती हुई रागिनी गाना शुरू कर दिया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुए। वे चंद्रप्रभा से बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो क्या मांगती हो, जो कहोगी तुम्हें मिलेगा। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, उसको आप इसी समय मरवा दीजिए। राजा ने तुरंत कहा, चोर को मेरे सामने लाओ। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जल्लाद के हवाले कर दो। ये सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगा। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से ये तुम्हें मरवाना चाहती है? मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया, बस आप एक बार राजा को मेरी दो बातें सुनने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक ये सुनकर
अपने व्यापारी साथियों और साहूकार के पास आया और उन सब से मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। ये सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मरवाने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी 2 बातें सुन ली जाए। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीम को लेकर आओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सभा में उपस्थित हुआ। राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। मदन सेन ने कहा, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दे दी। राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है, तूने इसका सामान चुराया है। ये सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। ये मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली आई है। चंद्रप्रभा ने बात को बिगड़ते हुए देखकर बोली, महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं कि ये कौन है? ये तो बस मेरा चोर है। मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नजरों से देखा और बोला, राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी वो मेरी अमानत मुझे लौटा दे। मुझे स्वीकार है। रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। मदन सेन ने कहा, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कह कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। ये कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, ये क्या हुआ? इसका कारण सही सही मेरे समक्ष रखो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने देश निकाले जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। ये सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ करवा दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।